हेलो स्टूडेंट, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युक्त अज्ञान तक के विरुद्ध। आज स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये नई वीडियो आपकी होने वाली है क्लास 10 की साइंस की। जो आपका साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर है आपका चैप्टर नंबर 8 का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। क्या नाम है इसका? जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं? ऑर्गेनिज्म में वो सब आते हैं जो कि क्या होते हैं, सारे के सारे लिविंग बींग्स होते हैं। कौन होते हैं? सबके सब लिविंग बींग्स होते हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो कौन करते हैं? लिविंग बींग्स, मतलब जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ जो ह्यूमन बींग काम करता है वो सारे काम करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे लिविंग बींग्स होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे करता है। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो रिप्रोडक्शन तो सबको पता है कि क्यों जरूरी है। जनन, मतलब जनन क्यों जरूरी है कि अपनी जो जनरेशन है उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए क्या करता है मानव? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, आगे पढ़ने वाले ये जो चैप्टर है बेसिकली किससे बिलोंग करता है? आपका जीव विज्ञान से। अब जीव विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कौन सी साइंस की ब्रांच है? जीव विज्ञान है साइंस की बायोलॉजी ब्रांच से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। दे रखा है आगे, लिखा है आपका इस क्वेश्चन आता है कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, अब जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है। दे रखा है कि जनन द्वारा कोई भी जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही संदेश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने जाति की वृद्धि करता है। देखो यही बात मैंने आपको बोली कि जन्म देकर कोई भी जीव होता है वो क्या करेगा? जो अपनी जो जनरेशन है उसको आगे कंटिन्यू करेगा। जन्म देने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। मतलब अगर किसी को बर्थ करने की जो प्रक्रिया है, मतलब बर्थ देने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और जनन को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तेरे का जन्म जीवितों की विशेषता है कि जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है। ठीक है, पूर्ववर्ती जीव मतलब कि पहले जो जीव है उसी तो नया जीव आएगा उसी से। तेरे का निर्जीव पिंड से संजीव की उत्पत्ति नहीं देखी गई। मतलब अगर कोई निर्जीव है, मतलब आपका कोई टेबल कुर्सी अदरवाइज कोई भी चीज है वो क्या है? नॉन लिविंग बींग्स है, तो उससे क्या है? संजीव तो भैया कोई इंसान तो पैदा होगा नहीं, तो ये तो संभव ही नहीं है। तेरे का संभवतः विषाणु, वायरस, इसके अपवाद हो जैसे कि स्वजनन, अबायोजेनेसिस। जनन के दो उद्देश्य होते हैं, एक व्यक्ति विशेष का संरक्षण, दूसरा जाति की श्रृंखलाएं बनाए रखना। दोनों का आधार पोषण है। पोषण से ही संरक्षण और वृद्धि जनन दोनों होते हैं। देखो पोषण क्या है? पोषण को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं पोषण को? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? देखो वृद्धि के लिए, जनन के लिए, देखो जनन के लिए भी इंसान का हेल्दी होना और वृद्धि के लिए भी इंसान का हेल्दी होना आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता? तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पोषण की जरूरत होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट इसमें दे रखा है जीवधारियों के अंत हेलन स्फीति और प्राणी दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों में से जैविक घटनाएं घटित होती है। दोनों की जनन विधियां समानता है पर सूक्ष्म विस्तार से अंतर अवश्य, अतः उनका विचार अलग अलग किया जा रहा है। देखो आगे हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का सबको पता है कि डीएनए की फुल फॉर्म भी सबको पता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। दे रखा है वास्तव में कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है और जो जनक संतति पीढ़ी में जाता है। देखो डीएनए वो है जो कि क्या जाता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। और वो क्या होता है? संतति पीढ़ी, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। और डीएनए प्रतिक्रिया बनाने का पूर्ण विश्वसनीय नहीं होता, अपितु इन प्रतिक्रियाओं में कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जिनमें से कुछ ऐच्छिक विभिन्नता और संतति समावेश होती है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो डीएनए जो होता है ये क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और डीएनए की जो फुल फॉर्म है क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब दे रखा है इसकी विभिन्नता का महत्व, इसमें जो विभिन्नताएं दे रखी है उसका क्या महत्व है। दे रखा है यदि एक समावेष्टि अपने निकेत परितंत्र के अनुकूल हो परंतु निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन, ताप, जल स्तर परिवर्तन आदि आने पर समावेष्टि का पूर्ण विनाश संभव है। परंतु यदि समावेष्टि में कुछ जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीने की कुछ संभावनाएं रहेंगी। अतः विभिन्नता स्पीसीज समष्टि की उत्तर जीविता को लंबे समय तक बनाए रखने में उपयोगी। विभिन्नता जैव विकास का आधार है। देखो सभी को पता है कि जो डिफरेंस है सब में क्या है? वो जैव विकास का आधार है। देखो सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, नॉर्मल सी बात है। अब हमने जनन तो पढ़ लिया कि जनन जरूरी है। अब जनन कितने टाइप का होता है? जनन हमारे पास दो टाइप का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन को क्या बोलते हैं? अलैंगिक को बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? असेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक को क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं लैंगिक को? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, अलैंगिक प्रजनन को क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव ही भाग लेते हैं अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही जीव हो गया, या तो मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक प्रजनन कहलाता है। जिसमें कि हमारा क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों होते हैं। कौन होते हैं? मेल और फीमेल। कौन होते हैं उसके अंदर? मेल और फीमेल दोनों होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों आते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे हम पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या पढ़ते हैं? अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बीच में अंतर, इनका जो डिफरेंस है वो भी पेपर में आता है। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखा, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब एक जो यूनिसेलुलर होता है, जो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या करेंगे? अपना नया जीव उत्पन्न करेंगे। दो एकल जीव, एक नर एक मादा, मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? एक नर होता है और एक क्या होती है? मादा होती है। दोनों मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नर युग्मक या मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी होती है? एक नर होती है और एक मादा होती है। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। सतत गुण के लिए यह बहुत ही आवश्यक उपयोगी माध्यम है। प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, विभिन्नता डिफरेंस दे रखा है। नेक्स्ट इसमें बात की गई है, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, यह उच्च वर्ग के जीवों में अधिक ज्यादा पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग अलैंगिक प्रजनन की विधियां। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अलैंगिक प्रजनन की विधियां, मतलब जो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे, देखो दे रखा है, विखंडन। विखंडन को हम लोग क्या बोलते हैं? फीजन। क्या बोलते हैं विखंडन को हम लोग? फीजन। इसके बारे में डिफाइन करने वाले हैं। खंडन और बहुखंडन, ये हमारे किसके पार्ट है? फीजन के पार्ट है। खंडन के बारे में पढ़ेंगे, पुनर्जनन के बारे में पढ़ेंगे, मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे, बीजाणु समासन और काइनेटिक प्रबंधन, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सारी विधियां क्या क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं कि विखंडन क्या होता है। विखंडन को हम बोलते हैं फीजन। क्या बोलते हैं विखंडन को? फीजन। अब फीजन भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फीजन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी फीजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फीजन। बहुखंडन को क्या बोलते हैं? मल्टीपल फीजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फीजन। ठीक है, अब बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन क्या होगा? देखा, इस प्रजनन प्रक्रम में एक जनिक कोशिका दो या दो से अधिक सतती कोशिका में विभाजित हो जाती है। मतलब इसमें जो कोशिका है, एक जो कोशिका है वो दो से दो होगी या फिर दो से ज्यादा होगी, और जो दो कोशिका में विभाजित हो रही है वो द्विखंडन, और जो बहुत सारी कोशिका में विभाजित हो रही है उसे बहुखंडन बोलेंगे। नॉर्मल सा डिफरेंस आ गया इसके अंदर, तो ये बहुत छोटा सा सिमिलर सा डिफरेंस है जो कि आसानी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं खंडन के बारे में, कि खंडन क्या होता है। खंडन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं खंडन को? फ्रेगमेंटेशन। की फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखा, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। किसमें खंडित हो जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पायरोगारा। क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पायरोगारा। इसे किसमें ये क्या हो जाते हैं? ये ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है भैया? वो टुकड़ों में, ये कोई एक चीज है कि क्या हो रहा है कि टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। किसमें डिवाइड हो रहा है? ये टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। अगर आपको कुछ चीज करनी है, फ्रेगमेंट्स करना है, तो फ्रेगमेंट्स होता है ना कि भैया उसे काट दो, उसका क्या हो जाता है? वो फ्रेगमेंट्स हो जाता है। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाला है पुनर्जनन। की पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। क्या बोलते हैं पुनर्जनन को हम लोग? रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है? देखा, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नया जीव विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए बोलते हैं इसे प्लानेरिया और हाइड्रा। देखो, रीजनरेशन में ये होता है, इसको पुनर्जनन बोलते हैं। मतलब अगर कोई टुकड़ा
टूटा है तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर भी ग्रोथ करेगा एंड देन नीचे भी ग्रोथ करेगा। अगला हम पढ़ने वाले हैं मुकुलन। मुकुलन को हम बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं मुकुलन को? बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, बडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस प्रक्रम में जीव के नए शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाते हैं। यह जनक से अलग हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट और खमीर। मतलब इसके ऊपर ना छोटे छोटे से बर्ड उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बर्ड्स, मतलब कि कोई इसके ऊपर ऐसा करके पार्ट्स उड़ गया, फिर यहीं से दोबारा ये अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला तेरे का विजाणु समासन। क्या होगा? विजाणु समासन। इसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्पोर फॉर्मेशन। क्या है इसका? स्पोर फॉर्मेशन। की स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखा, कुछ जीवों के तंतु के सिरे पर विजाणु धानी होती है जिसमें विजाणु होते हैं। विजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से संदृश होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर विजाणु वृद्धि करने लगता है। जो विजाणु होते हैं, मतलब कि इसमें क्या होंगे, जो बीज होते हैं ना, उन्हीं बीजों से क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंकिक प्रवर्धन। क्या हम पढ़ेंगे? काइंकिक प्रवर्धन। काइंकिक को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या होता है? काइंकिक प्रवर्धन। काइंकिक प्रवर्धन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण होता है, उसे काइंकिक भार, जड़, तना या पत्तियों आदि से होता है। इसे काइंकिक प्रवर्धन कहते हैं। जिसको कुछ पौधे जो होते हैं ना, उनका निर्माण होता है। ठीक है। उनका निर्माण जब होगा, या तो वो जड़ से होगा, या तने से हो सकता है, या पत्तियों से हो सकता है। ठीक है, किसी से भी हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? काइंकिक प्रवर्धन कहते हैं। काइंकिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियां, उसकी कुछ प्राकृतिक विधियां होती है, या तो जड़ द्वारा होगा, या तने द्वारा होगा, या फिर पत्तियों के द्वारा होगा। जड़ के द्वारा किस किस को लगाते हैं? डहेलिया और शकरकंदी। तने द्वारा आलू या फिर अदरक। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलियम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर एक नया पौधा बनाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? काइंकिक प्रवर्धन। अब काइंकिक प्रवर्धन हो गया आपका। अगला देखो दे रखा है काइंकिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियां। मतलब हमें कुछ नई चीजें लगानी है, जैसे कि रोपण, आम, कर्तन, गुलाब, लेयरिंग, चमेली, उत्तक संवर्धन, या फिर आर्किड, या फिर सजावटी पौधे। ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं काइंकिक संवर्धन के लाभ। किसके लाभ करते हैं? काइंकिक संवर्धन के लाभ। मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है उसके कुछ भैया बेनिफिट्स तो होंगे, अदरवाइज वो क्यों करेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, उसके जो लाभ होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, पढ़ने वाला है। इसमें दे रखा है बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। ठीक है। दे रखा है एक नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट रहता है पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले विजाणु समासन के बारे में, जो इसके बारे में इसकी भी कुछ डिटेल दी गई है आगे। हम करने वाले हैं देवखंडन और बहुखंडन में अंतर। देखो देवखंडन और बहुखंडन का अंतर है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है। देखो देवखंडन का अंतर, बहुखंडन का अंतर, इनको अच्छे से रीड आउट करिएगा। ये जो क्वेश्चन है पेपर में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन में, मतलब अंतर स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें केंद्र की दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित किया जाता है, इसको अनंत केंद्रकों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं, इसी में अगला दे रखा है आपका। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, अगला हम पढ़ते हैं इसका केंद्र। इसके एक और डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस दे रखा है इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ केशा द्रव का भी बंटवारा हो जाता है एंड सामान्यतः खांच विधि से होता है। इसमें केंद्रक का विभाजन पूर्ण होने से पश्चात प्रत्येक स्थिति केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशा केंद्र एकत्रित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं द्वीपखंडन और बहुखंडन के बारे में, जो कि इसका डिफरेंस दे रखा है। बहुत ही अच्छा डिफरेंस है ये भी। आप इसका, जब भी आप डिफरेंस बिटवीन लिखो तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हम उसका जो एग्जाम्पल है वो लिख के आए। ठीक है। एंड इवन अगर आप इसका डायग्राम भी बुक में पेपर में बना के आ सकते हो डिफरेंस बिटवीन के साथ, तो आप डायग्राम बना सकते हो, तो आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि जो डायग्राम है साइंस में वो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। दे रखा है
इस जनन विधि में नई स्थिति उत्पन्न करने हेतु विशिष्ट एकल जीवों की भागीदारी होती है। दूसरे शब्दों में नवीन स्थिति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। देखो बेसिकली जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास मेल और फीमेल, किसकी? मेल और फीमेल। नर को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल। और मादा को क्या बोलते हैं हम लोग? फीमेल। क्या बोलते हैं मादा को हम लोग? फीमेल। इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन कहते हैं निषेचन को, हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या बोलते हैं निषेचन को हम लोग? फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। स्थिति विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अगला हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? डीएनए की प्रतिक्रिया बनाने की जनन की आवश्यकता क्यों है? देखो का जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रत्यक्रीकरण एक आवश्यक प्रक्रम है। इसके फलस्वरूप जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है, जिसके कारण जीवधारी और सूक्ष्मवास के अनुरूप बना रहता है। पौधों पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मतलब जो फूल वाले जो पौधे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरीके से होता है, फ्लावर्स में किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है आवर्त बीजी एजियोस्पर्म की जनांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। ब्राह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर एवं स्त्री केसर। इसमें क्या क्या होता है? एक तो ब्राह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है, पुंकेश्वर और स्त्री केसर। ये प्लांट का जो है ये मेल है, क्या है? ये पुंकेश्वर क्या है आपका? मेल। और ये क्या है आपका? फीमेल। क्या है ये आपका? फीमेल, ठीक है। पुंकेश्वर एवं स्त्री केशर पुष्प के जनन भाग होते हैं, जिसमें जनन कोशिकाएं होती है। इसमें कौन सी कोशिकाएं होती है आपकी? जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती है? जनन कोशिकाएं होती हैं। अगली बात करते हैं हम फूल के प्रकार के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक लिंगी फ्लावर क्या है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। देखो जब पुष्प में पुंकेश्वर अथवा स्त्री केशर में से कोई एक जनान उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं पुष्प एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी कहते हैं, या तो इसमें मेल होगा या फिर इसमें क्या होगा? फीमेल होगा। या तो इसमें मेल वाला जनांग होगा या फिर फीमेल वाला जनांग होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक लिंगी कहते हैं, ठीक है। एक लिंगी कहलाता है ये हमारा। अगला उदाहरण के लिए क्या है हमारा? पपीता और तरबूज। क्या है हमारा उदाहरण के लिए? पपीता है और कौन सा है? तरबूज। दूसरी बात करते हैं हम उभयलिंगी पुष्प के बारे में। जब पुष्प पुंकेश्वर अथवा स्त्री केशर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जिसमें क्या होगा? पुंकेश्वर और स्त्री केशर दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? क्या है? गुड़हल और सरसों, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया। जो बीज निर्माण है उसकी प्रक्रिया क्या होता है? परागकोश उत्पन्न, परागण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फील के वर्तिकांत स्वयं परागण या दूसरों फॉलो के वर्तिकांत परम परागण पर इस तरह स्थिरित हो जाते हैं। जो मतलब देखो अगर जो मेल वाला जो पार्ट है इसका फीमेल वाले पार्ट पे जब जाएगा, या तो हवा के थ्रू जा सकता है या पानी के थ्रू जा सकता है, या कोई प्लांट या फिर जैसे कि बर्ड होती है ना, यहाँ से क्या होगा? इसका ये फीमेल का यहाँ से मेल का प्रोडक्ट लेती है, ठीक है, फ्लावर से। जब वो लेके गई बर्ड अपने पैरों में लगा ली, मतलब जो उसके छोटे छोटे पंजे से होते हैं उसने यहाँ पे लाके रखते हैं, दोनों का फ्यूजन हो एक नया फ्लावर हो गया हमारा, ठीक है। स्थानांतरित हो जाते हैं। देखा का परंग प्रगरण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाएं से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर एवं मादा युग्मों का निषेचन होता है। जो अंडाशय होता है इसका, अंडाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं अंडाशय को हम लोग? इसकी ओवरी। क्या बोलते हैं? इसकी ओवरी। युग्मज का निर्माण होता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे करते हैं अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें दे रखा है नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसकी, इसमें नेक्स्ट बात की गई युग्मज में विभाजन, भ्रूण का निर्माण। भ्रूण क्या होता है? फीटस। भ्रूण को हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस। जिसमें हम लोग एक तरीके से अगर हम मेल मिक्स में बात करें, फीटस में क्या होता है? बेबी होता है। क्या होता है? बेबी होता है का निर्माण होता है। बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदलकर फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? फूल के जो अन्य भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंकुरण। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? अंकुरण के बारे में, कि अंकुरण क्या होता है। बीज भावी पौधा भ्रूण जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित होता है, इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। दे रखा परागण और निषेचन में अंतर। जो परागण होता है और निषेचन होता है उसमें क्या अंतर होता है? परागकोश से परागण कण का वर्तिकाएं पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं?
फ्यूजन। परागण प्राय कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। जो परागण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, किसकी तरह से होता है, या तो किसी कीड़े की वजह से होगा, या वायु की वजह से होगा, या जल की वजह से होगा, या पक्षी की वजह से होगा। उस पादपों में नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने के लिए परानालिका की आवश्यकता होती है। देखो, जो नर वाला जो पार्ट है, जो फीमेल वाला जो पार्ट है, दोनों को पहुंचने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक नली की जरूरत होती है। वो कौन सी है, पराग नलिका। कौन सी है वो, पराग नलिका की आवश्यकता होती है। देखो इसके अंदर एक और डिफरेंस बताया गया है। ये डिफरेंस क्या है, दे रखा है, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। उच्च पादपों में नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक ले जाने का क्रिया पराग नलिका करती है। कौन सी नलिका करती है, पराग नलिका करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानव में प्रजनन, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दे रखा है, मानव एक निश्चित उम्र के बाद ही प्रजनन कार्य की क्रिया संक्षेप करने में सक्षम हो पाता है। इसे पिप्योरिटी कहते हैं। कौन सी एज होती है, वो हमारी पिप्योरिटी कहते हैं। मानव जैसे जटिल बहुकोषीय जीवों में शुक्राणु अंडाणु के निर्माण, शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन, शीर्षों के रूप में युग्मोज मतलब कि जायकोट की वृद्धि और विकास के लिए प्रजनन अंग पाए जाते हैं। 18 ईपी लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु या मादा में अंड, नर में क्या होते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु को क्या बोलते हैं हम, स्पर्म। क्या बोलते हैं शुक्राणु को हम लोग, स्पर्म। मादा में अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवना आरंभ कहते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं हम, यौवना आरंभ कहते हैं। अब यौवना आरंभ पर परिवर्तन क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किशोरों में एक समान कांख व जनांग के पास गहरे बालों का उगना। ठीक है, दीर्घ त्वचा का तेलीय होना तथा मुहासे निकलना। त्वचा का कैसे होना, तेलीय होना या फिर मुहासे निकलना। अगला दे रखा है, लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होना, मतलब उनके ब्रेस्ट जो होता है उसका इंक्रीज होना। रजोधर्म की वृद्धि होना, रजोधर्म होने लगता है मीन्स जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है, लड़कियों में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अलग से टॉपिक है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। एंड लड़कों में क्या होता है, चेहरे पे दाढ़ी व मूछ निकलना एंड आवाज का फटना। क्या हो जाती है कि लड़कों में क्या हो जाता है, उसकी आवाज का फटना हो जाता है। अगली बात करते हैं, देर का यह प्राकृतिक संकेत देता है कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, मतलब वो इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। जो नर जनन तंत्र है वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाई देखो, जनन के लिए जनन तंत्र तो चाहिए ही ना, तो वो जनन तंत्र देर का है। अब जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, नर के बारे में। देर का जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने के वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। रूष प्रजनन अंग, उसके कार्य पुरुष जानेन्द्रिय तंत्र, बाहरी आंतरिक में कई अंग होते हैं। इनमें से दो दिखाई देते हैं, वृषण, शुक्राणी थैली या फिर शीर्ष या फिर लिंग। दो दिखाई देते हैं जो सीक्वेंस जिसमें क्या होता है, सारे स्पर्म रहते हैं, शुक्राणु थैली एंड लिंग। ठीक है, फिर आगे यह अंग वाहिका शुक्र वाहिका नली से जुड़े होते हैं। तंत्र के पौरुष ग्रंथि मूत्र नली अंग शरीर के अंदर होते हैं। ये कहाँ होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वृषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, वृषण के बारे में। कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। यह अंदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पन्न के लिए आवश्यक ताप शरीर के तापमान से कम होता है। ठीक है, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पन्न करती है। ये वाली जो ग्रंथि है वो हमारे किस हार्मोन का करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। ठीक है, अगला दे रखा है टेस्टोस्टेरोन का कार्य। अब टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है इसके बारे में पढ़ने वाला है। शुक्राणु उत्पन्न करने का नियंत्रण, लड़कों में यौवनावस्था का परिवर्तन। अब हम पढ़ने वाले हैं शुक्रवाहिनी क्या होती है, मूत्रमार्ग क्या होता है और इसके संबंधित ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दे रखा है शुक्रवाहिनी क्या होती है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकों द्वारा होता है। शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, शीर्ष कहते हैं। अगला दे रखिए संबंधित ग्रंथियां। अब संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अथवा स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उसे पोषण प्रदान करता है, उन्हें स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाता है। क्या बनाता है, सेमन बनाता है। ठीक है, अगला तरीका मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र क्या होता है, जिस तरीके से हमने मेल पढ़ा अब हम पढ़ेंगे फीमेल वाला कि मादा जो जनन तंत्र है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पढ़ने वाले हैं अंडाशय के बारे में। अंडाशय मतलब ओवरी के बारे में पढ़ने वाले कि ओवरी क्या होती है। दे रखा है मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में
होता है, लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौन आरंभ से इसमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं, मतलब बाद में कुछ ही बचते हैं। दे रखा है दोनों में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। मतलब एक मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, जिसे हम लोग नॉर्मल पीरियड्स के नाम पे भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, आपके 2 होते हैं और इनमें से कोई भी एक क्या होता है, हमारा फ्यूज होता है 28 डेज के अंदर। ठीक है, अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टोइन हार्मोन उत्पन्न करता है। ये 2 हार्मोन करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन। ठीक है, जो किसमें होता है, ये फीमेल्स में होता है। अगला हम पढ़ने वाला है फैलोपियन ट्यूब के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका शुक्राणु का निषेचन यहीं पे होता है। ठीक है, शुक्राणु का निषेचन यहीं पे होता है। अगला हम पढ़ेंगे गर्भाशय क्या होता है। देखो, यह एक थैलीनुमा संरचना है जहां पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पे क्या होती है, शिशु का विकास होता है और ये कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे जब अंड कोशिकाओं का निषेचन होता है तो क्या होता है। निषेचन अंड युग्मज कहलाता है जो गर्भाशय से रोपित होती है। गर्भाशय से रोपण के पश्चात युग्मज का विभाजन में विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फीटस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फीटस का निर्माण होता है। ठीक है, जब अंड का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मासज एवं स्पीशीज स्पेशीज स्पेसिस हो जाती है, भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। किसके विकास के लिए जरूरी है, भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, तो इसे ऋतुस्राव जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या फिर रजोधन कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधन बंद हो जाता है, जिसे रजोनवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे रजोनवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाला है प्लासेंटा के बारे में। क्या होता है, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ने वाला है कि भाई प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, प्लेसेंटा को जब हम देखेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, दे रखा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाली संरचना है। इससे गर्भ शिशु को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। क्या मिलता है, जो शिशु होता है ना, उसको ऑक्सीजन और सारा पोषण यहीं से मिलता है। प्लेसेंटा गर्भ काल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। अब प्लेसेंटा के मुख्य कार्य के बारे में पढ़ने वाले कि प्लेसेंटा के मुख्य कार्य क्या होते हैं। दे रखा है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। ठीक है, अगला दे रखा है गर्भकाल की गर्भकाल क्या होता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। ठीक है, दे रखा है इसकी अवधि लगभग कितनी होती है, 9 महीने होती है। कितनी होती है गर्भकाल की अवधि, 9 महीने होती है। अब दे रखी जनन स्वास्थ्य क्या है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, अगला हम बात करेंगे रोगों का लैंगिक संरक्षण। मतलब हम जब लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्सुअली कुछ ना डिजीज भी होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसफर हो जाती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो वो क्या होती है, तो वो होती है हमारी STD, इसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये कौन कौन सी होती है, अनेक रोगों को लैंगिक संरक्षण भी हो सकता है। पहला है जीवाणु जनित, फिर है विषाणु जनित। जीवाणु जनित कौन सा है, गोनेरिया या फिर सिम्फिलिस, और विषाणु जनित कौन सा है, वर्ड्स या फिर HIV या फिर एड्स। ये कौन सी होती है, हमारी विषाणु जनित। ठीक है, अब दे रखा है कॉन्डम के उपयोग से इन रोग का संक्रमण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। मतलब ये जो रोग है ये कॉन्डम के सहयोग से रुक सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये पूरे रुक जाएंगे। ठीक है, अगला दे रखा है गर्भरोधन। अब गर्भरोधन के बारे में पढ़ेंगे कि गर्भरोधन क्या होता है, इसका क्या क्या काम होता है। इसे सुक्रो गर्भरोधन गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है। ये हार्मोन को संतुलित करने में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन इसके अनेक प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। देखो, गर्भरोधन से क्या होता है कि जो आपका जो गर्भ है वो नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो उसके विपरीत प्रभाव भी होंगे कि वो अपनी बॉडी को क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल भी कर सकता है। अगला हम पढ़ेंगे गर्भरोधन के प्रकार। अब गर्भरोधन के प्रकार क्या होते हैं। पहला दे रखा यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंडकोश तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण, शिशु को ढकने वाला कॉन्डम या फिर योनि में रखने जाने वाला सर्वाइकल कैप। मतलब जो
टेस्टिस होता है उसको ढकने वाला कॉन्डम, या फिर योनि में रखने वाला एक सर्वाइकल कैप होता है उसके द्वारा। अब रासायनिक तकनीक क्या है वो भी देखेंगे हम टेक्निकल टर्म्स में। देखकर मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जिससे हार्मोन को संतुलित और परिवर्तित कर देती है, ठीक है। इसके अन्य विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले देखा IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या है ये? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। अब ये दो दो होती है हमारी। अब इसमें क्या होता है, जिनका या तो लूप होती है या फिर कॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता। इसमें देखा है शल्य क्रिया तकनीक। अब ये क्या होती है? नसबंदी, पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकना। टिप्कोटैमी, ये क्या होती है? महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। किसके स्थानांतरण को? अंड के स्थानांतरण का। अब भ्रूण हत्या के बारे में पढ़ेंगे कि भ्रूण हत्या क्या होती है हमारी। अब देखो भ्रूण हत्या क्या होती है? मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाती है। मतलब क्या होता है कि कई बार पता चलता है कि जो जो फीटस है, जो प्रेगनेंसी के दौरान की जो मदर प्रेग्नेंट है, जब उसका टेस्ट करवाया जाता है तो उस टाइम पता लगता है कि उसमें क्या है? मादा, मतलब कि उसके अंदर लड़की है। कौन है? उसके अंदर लड़की है। जब वो टेस्ट कराया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो कई बार लड़कियों को मार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या, ठीक है। ठीक है, भ्रूण हत्या हो गया। अब ये भ्रूण हत्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात तो आवश्यक है, यदि तभी संभव होगा जब लोगों को जागरूकता फैलाई जाएगी अथवा भ्रूण हत्या या भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा, ठीक हो। अगर सब चीज के लिए क्या चाहिए, देखो ऐसा नहीं है कि लड़कियां इंपॉर्टेंस नहीं है, लड़कियां भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही सब चीजों के लिए मेल और फीमेल का जो एक रेशो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल का रेशो क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल नहीं रहेगी तो आगे जो जनरेशन है वो कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है। यहाँ होता है आपका साइंस का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट, जो कि था आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये कौन से क्लास का था? आपका क्लास 10 का, ठीक है। आगे की ऐसी वीडियो के लिए बनी रही है हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।